माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है लेसन्स एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, इमेजेस एंड प्री इमेजेस, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सब के बारे में बताया था। आइए आज हम बात करने वाले हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इनके बारे में बात करते हैं, कुछ फंक्शंस बताएंगे और उनके ग्राफ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मान लीजिए कि कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट आर बी द सेट ऑफ R be the set of all real numbers. All real numbers. And a function f and a function f from R to R, a function f from R to R, and a function f from R to R defined by fx equal to x. fx equal to x for all, लिख देते हैं for all x belongs to R. For all x belongs to the set of real numbers R. तो such functions f are called, then f is called, what? Identity function. f is called an identity function. Identity function. तो यह क्या कहा जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाएगा। तो इस तरह से, यानी कि आप जो रखिए वही पाइए। यदि कोई फंक्शन दिया गया हो, उसमें उसके डोमेन के एलिमेंट चाहे जो वैल्यू रखिए और आप वही पाइए, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे? आप ध्यान दीजिए, फंक्शन का जो डोमेन का एलिमेंट है उसमें जो रखेंगे वही पाएंगे। यदि ऐसा हो रहा है किसी फंक्शन में, तो जान लीजिए फंक्शन कैसा है। दैट फंक्शन f is called the identity function. That function is called the identity function. तो इतना क्लियर हो गया होगा शायद आपका। आइए देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया, ये है x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस हो गया, और वर्टिकल एक्सिस y है y एक्सिस हो गया। यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ पर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। अब ध्यान दीजिए, हम जो रखेंगे वही पाएंगे। यदि हम कहेंगे f1 क्या आएगा, तो आप कहोगे 1। f2 क्या आएगा 2। f3 क्या आएगा, f3 क्या आएगा 3। आप समझिए, रख रहे हैं और ये क्या पा रहे हैं, यही तो y है। डोमेन ये x है, ये क्या है, x है। x की वैल्यू रख रहे हैं, y वैल्यू क्या पा रहे हैं, y इक्वल टू 2 पा रहे हैं, y इक्वल टू 2 पा रहे हैं, y इक्वल टू 3 पा रहे हैं, y इक्वल टू 1 कब पा रहे थे, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, यानी कि x जो रख रहे हैं वही y पा रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 0 रहे तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, यानी कि ये पाएंगे 1 1। उसके बाद क्या पाएंगे, 2 2 पाएंगे, फिर क्या पाएंगे, 3 3 पाएंगे, इस तरह से 4 4 पाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्या, इसके बाद यहाँ रखेंगे क्या पाएंगे, मान लीजिए 0 है तो -1 रखेंगे -1 पाएंगे, -2 रखेंगे -2 पाएंगे, -3 रखेंगे -3 पाएंगे। तो आप देख क्या रहे हैं, ये सब पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं। आप देखिए, ये सारे पॉइंट्स जो है वास्तव में
एक ऐसी लाइन बन रही है जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है और वाई एक्सिस से भी उतनी ही डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। तो आइडेंटिटी फंक्शन कोई भी होगा उसका ग्राफ यही होता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। और आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन होता है आप देखिए, लीनियर फंक्शन है आपका ये, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है क्या है 1 है। तो शायद आपको ये आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन की, इसको रेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बात करते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f। आप ध्यान दीजिए, हमने आइडेंटिटी फंक्शन जो बताया, तो आइडेंटिटी फंक्शन में f क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। ए फंक्शन f डिफाइंड बाय ए फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू c। f ऑफ x इक्वल टू क्या? c। इस तरह से डिफाइन हो कि f ऑफ x इक्वल टू क्या हो? c हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ध्यान दीजिए c क्या है? c आल्सो बिलोंग्स टू r एंड c is a constant and c is a constant। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, c क्या है? कोई कांस्टेंट है, और c कोई कांस्टेंट है, वो जाहिर सी बात है कोई रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ? ए फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय x इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, c is a constant and c is a constant is called what? Then function f is called constant function। Then such functions are called constant functions। तो ध्यान दीजिए इस बात का, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? constant फंक्शन बोलेंगे तो लिखेंगे so f is called a constant function। f is called the constant function। It is called the constant function and range of constant function is what? What is the domain of constant function? लिखेंगे domain of constant function is R, the set of real numbers, and range of constant function is what? Is this। वही केवल फिक्स कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट की जिद हो रही है, जो फिक्स वैल्यू आ रही है, वही उसका क्या हो जाएगा? वही कांस्टेंट ही क्या आएगा? उसका रेंज आएगा। वही कांस्टेंट ब्रैकेट में रख देंगे, वही क्या हो गया? रेंज हो गया। एक कर्ली ब्रैकेट में यदि आप रख देते हैं, ब्रेसेस के बीच में यदि कोई एलिमेंट रख देते हैं, तो वही तो सेट होता है। तो ये पूरा क्या हो गया? ये सेट क्या है? यही सेट क्या है? रेंज है। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट फंक्शन की बात करो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो जाहिर सी बात है, कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी। हम कहते हैं x की वैल्यू कुछ भी रखें, y की वैल्यू सेम आएगी। हम कहते हैं यदि c का मतलब मान लीजिए कोई कांस्टेंट c है, -4 है, -7, कोई ये कांस्टेंट ही तो होगा c। आप सोचिए यदि c की वैल्यू, यदि आप समझो c की वैल्यू क्या है, यदि सोचो c = -4 अथवा -2 ले लीजिए। आइए देखते हैं -2। यदि c = मैंने -2 लिया है, तो आप c की वैल्यू क्या लिया है? c = नहीं, बल्कि c की वैल्यू क्या है? वास्तव में यदि c को समझो कि -2 है, तो कोई कांस्टेंट हुआ कि नहीं -2? तो सोचिए अगर fx = -2 हुआ, fx = क्या हो गया? -2 हुआ, तो fx का क्या मतलब होता है? दैट मींस y = कितना? -2। x रखिए, x कुछ भी रखते जाइए, y क्या है? हमेशा -2 ही आएगा। तो आप सोचिए 1 2 3 x एक्सिस हो गया, 1 -1 -2 -3, x कुछ भी रखते जाएंगे। ये 1 है, 2 है, 3 है,
-1 है, -2 है, -3 है। आप x कुछ भी रखो, 0 रखोगे तब भी y क्या आएगा, -2 आएगा। उस फंक्शन के लिए, उस कांस्टेंट फंक्शन f इक्वल टू -2 के लिए क्या आएगा, x कुछ भी रखो y इक्वल टू -2, x कुछ भी रखो y इक्वल टू -2, y कुछ भी रखें x इक्वल टू -2, हर एक पॉइंट के लिए क्या आएगा, -2 ही आएगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू क्या हुआ, -2। यह जो है x इक्वल टू -2 आप जब रखेंगे तो उसका ग्राफ क्या होगा, यही होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो आप देख लीजिए x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। हम कहते हैं y इक्वल टू समथिंग ही तो आएगा, y इक्वल टू समथिंग f ऑफ x दैट इज y, तो y इक्वल टू समथिंग आएगा। तो यदि नेगेटिव आता है तो आप जान लीजिए कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। और यदि y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मान लीजिए +3 टाइप का आता है, कुछ पॉजिटिव आता है, तो आप जान लीजिए y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो इस तरह का ग्राफ आता है उसका। तो आइए अब हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन की। आइए देखते हैं, इसको रेस करते हैं और आप जानते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में। पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में आपको बहुत पहले से पता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था, लेकिन उसको केवल आपने पॉलिनॉमियल पढ़ा था। तो आइए देखते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन f from R to R, a function f from R to R is called defined by a function f from R to R defined by fx equal to a0 a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on plus anx power n, an where an does not equal to 0 is called a polynomial function, is called a polynomial function of degree n where x belongs to क्या, R, where x belongs to R and a1 x belongs to R लिख देते हैं, and a1 a0 a1 a2 a3 and so on an belongs to R। ये सब के सब R से बिलोंग करते हैं। x तो R से बिलोंग करता ही है, इसका जो डोमेन का एलिमेंट है R से बिलोंग करता है, और a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an से बिलोंग करते हैं। सब कोई न कोई रियल नंबर है। और क्या, और यदि मैं बात करूं इसकी बात हो गई, और n की यदि मैं बात करूं तो n क्या होगा, n क्या है, एंड n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर, चाहे बोल दें n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, चाहे बोल दें क्या है, n क्या है, एक होल नंबर है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। और इस तरह से ढेर सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, मोनोमियल है, ढेर सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, आप जानते हैं। और डिग्री की बेस पर यदि आप देखें तो आपका होता है क्या, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। आप देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, आप देखिए ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया -1। तो इस तरह से आपका ढेर सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, और हर एक पॉलिनॉमियल का ग्राफ आप खींच सकते हो। आप जैसा कि क्लास 10th में ही आपने पढ़ा था, यदि कोई पॉलिनॉमियल कुछ इस तरह का हो, -(x² -3x + 1) हो, आपको पता है कि इसका जो ग्राफ बनता था क्या बनता था,
ये पॉजिटिव पॉलिनोमियल होता था तो उसका ग्राफ क्या बनता था, एक पैराबोला बनता था। क्या बनता था, पैराबोला बनता था। कुछ इस तरह से मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो कुछ इस तरह से आपका क्या बनता था, कोई कोई पैराबोला बनता था। लेकिन आप ध्यान देते थे यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता था तो ऐसा पूरा पैराबोला बनता था जो डाउनवर्ड ओपन होता था। कैसा ओपन होता था, किस तरह, डाउनवर्ड ओपन होता था। यदि यही पॉजिटिव होता था, जब ये पॉजिटिव होता था इधर ओपन होता था ये पैराबोला, तब ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होता था। और कितने जीरोज होते थे आप ये सारी चीज़ें हमें नहीं जाननी है, केवल हम ग्राफ के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से तो ग्राफ आता था। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता था, इस तरह से कुछ इस तरह का ग्राफ आता था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। जब लीनियर पॉलिनोमियल हुआ करता था तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होता था तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता था, अथवा कोई स्ट्रेट लाइन मिलती थी। कांस्टेंट फंक्शन होता था तो अभी मैंने कांस्टेंट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मैंने कोई कांस्टेंट बताया तो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वास्तव में एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन ही था। तो इस तरह से आप शायद समझ चुके होंगे इतना कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है इसका क्या मतलब है। तो अभी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे आपको बताने वाले हैं रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। आइए देखते हैं रेशनल फंक्शन के बारे में जानते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले। आइए देखते हैं रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। रेशनल फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ टाइप, ए फंक्शन ऑफ टाइप px upon a function fx, a function fx of type fx equal to what, px upon qx, px upon qx के टाइप का कोई फंक्शन हो, ऐसे लिख सकते हैं ए फंक्शन fx ऑफ टाइप px upon qx, इस टाइप का हो एंड qx डज नॉट इक्वल टू 0, where px and qx are polynomial functions is called rational function, is called the rational function, is called the rational function. तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब रेशनल फंक्शन की यदि मैं बात करूं 1/x, मान लीजिए 1/x क्या है, 1/x एक रेशनल फंक्शन है। आप देखिए ये क्या है, 1 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, x इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। तो 1/x क्या है, रेशनल फंक्शन हुआ। और रेशनल फंक्शन का यदि मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो आप सोचिए यदि इसको मानो x डैश x एक्सिस हो गया, y डैश y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर यदि मैं लूँ 1 2 3 बहुत है, -1 -2 -3 -1 -2 +1 +2 +3। अब ध्यान दीजिए यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखता हूँ, 10 तो 1/10, x वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो यहाँ पर हम नंबर ही नहीं लिए हैं। तो आगे बात करते हैं, मान लीजिए हम x = 1 रखते हैं, x = 1 पर क्या पाएंगे, 1 मिलेगा। लेकिन x = यदि 2 रखेंगे तो 1/2, x = जैसे ही 2 रखेंगे तो 1/2 का मतलब y = 1/2, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा, ग्राफ यहाँ पर आएगा। 3 रखेंगे तो 1/3 और ग्राफ यहाँ पर आएगा। इस तरह से आप देखिए ग्राफ किस तरह से आ रहा है। सोचिए x की वैल्यू यदि हम 1 की बजाय 1/10 लेंगे, दैट मीन्स 0.1, तो x की वैल्यू जब 0.1 लेंगे तो यहाँ पर 1/0.1 करेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पर ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 करेंगे, यहाँ कहीं होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा। सोचिए कि इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, तो ग्राफ यहाँ कहीं आएगा 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए 9 एंड 10। तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, लगभग जब 0.1 रखेंगे तो 0.1 का ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप ध्यान दीजिए ग्राफ किस तरह से कुछ आएगा। यदि आप 0.5 रखेंगे, x वैल्यू 0.5 दैट मीन्स 1/2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पर रखेंगे 2 आएगी, और यहाँ पर रखेंगे तो कुछ 0.6 आएगा। मान लीजिए 1/3 रखते हैं, जब मान लीजिए आप 1/2 के बजाय 1/6 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी।
1/6 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से देखिए ग्राफ आ रहा है। तो और रही बात नेगेटिव यदि रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे तो नेगेटिव में वही वैल्यू पाएंगे, तो फिर से कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा आपका, कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1/x, आप रेशनल फंक्शन में यदि ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह का जाएगा, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर के लिए आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो जीरो के राइट साइड के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है और जीरो के लेफ्ट साइड से भी आ रहा है ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यदि आप लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो माइनस इनफिनिटी के लेफ्ट से चलिए तो आप इस तरह से ग्राफ आप जो है पाते जाएंगे, इस तरह से आप ग्राफ पाएंगे। तो ये इनफिनिटी पर टच करेगा, कहाँ टच करेगा, ये इनफिनिटी पर जाकर टच करेगा इसको। तो इनफिनिटी पर जाकर टच करेगा यानी माइनस इनफिनिटी से आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ से दूर होता जा रहा है, एक्स एक्सिस से दूरी बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा है कि एक्स एक्सिस बहुत ही दूर चला गया है और यहाँ पर देखिए जीरो के राइट से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे ग्राफ आता जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए एक्स दैन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने पहले बताया रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो पॉलीनॉमियल नहीं होना चाहिए, तो एक्स दैन नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ध्यान रखिए रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडुलस फंक्शन की। आइए बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन, इसको रेज करते हैं और मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। आइए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या है। ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू mod of x for all x belongs to कैपिटल R। तो ध्यान दीजिए ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और मॉडुलस फंक्शन x की वैल्यू क्या होती है, mod of x की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन fx दैट इज mod of x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ x फॉर एवरी x लेस दैन जीरो, फॉर एवरी एक्स लेस दैन मीन्स निगेटिव रियल नंबर्स के लिए, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए वैल्यू क्या होती है मॉड ऑफ एक्स की माइनस एक्स, और पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव आर इक्वल टू जीरो। यदि रियल नंबर एक्स जो है कोई सा भी रियल नंबर हो जो कि जीरो के इक्वल हो अथवा जीरो से बड़ा हो उसके इक्वल हो, तो उसके लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू एक्स होती है। यानी पॉजिटिव रियल्स के लिए यदि डोमेन कोई पॉजिटिव रियल होगा उसके लिए एक्स वैल्यू होगी, और यदि नेगेटिव रियल होगा तो माइनस ऑफ दैट नेगेटिव रियल नंबर। तो इस तरह से होगा। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किस तरह का आता है, मान लीजिए कोई मॉडुलस फंक्शन है, मान लीजिए x mod ऑफ x है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2। आप सोचिए यदि हम x की वैल्यू सोचिए, x की जगह पर क्या लिखिए -1 लिख लें, तो क्या आएगा मॉड ऑफ -1। मैंने बताया मॉड ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, जब x जो है 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा है ही है x, तो 0 से छोटा होगा, -1 क्या है 0 से छोटा है, और 0 से छोटे के लिए क्या होगा माइनस ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है -1, क्या आएगा +1 आएगा। इसी तरह से -2 लेंगे क्या आएगा +2 आएगा, -3 लेंगे क्या आएगा +3 आएगा। अब ध्यान दीजिए यदि मैं f(1) की बात करूँ क्या आएगा, f(0) की बात कर लीजिए, f(0) की बात करें तो f(0) के लिए क्या x इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है x ही आता है, तो f(x) इक्वल टू x आएगा। यानी कि क्या पॉजिटिव के लिए जैसे आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, देखिए पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी फंक्शन बन जा रहा है। यहाँ पर क्या है 0 इक्वल टू क्या 0, f1 की मैं बात करूँ क्या आएगा 1 आएगा, f2 की बात करूँ क्या आएगा 2। तो आप ग्राफ बना दीजिए, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए क्या 2, 3 के लिए कितना 3, अच्छा -1 के लिए कितना -1 के लिए कितना -1, -1 के लिए +1 आ रहा है, देखिए -1 के लिए कितना +1, -2 के लिए कितना +2, -3 के लिए कितना +3। आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ यही है, ये किसका ग्राफ मॉडुलस पॉइंट को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाइए, पॉइंट को मिलाते हुए। तो इस तरह से ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। तो जो आपका 6th फंक्शन है वो क्या है सिग्नम फंक्शन। आइए बात करते हैं हम सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन क्या होता है
आइए बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ध्यान दीजिए, ए फंक्शन f फ्रॉम r to r is called what? Defined by a function f from r to r defined by क्या, fx इक्वल टू डिफाइंड बाई fx इक्वल टू कितना, fx इक्वल टू -1 0 r +1, कब के लिए, इफ क्या, when x इक्वल टू क्या, when x is negative and this function fx equal to 0 if x equal to 0 and this function fx equal to 1 if x is positive। तो देखिए ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ए फंक्शन f from r to r defined by this is called a सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। इस कॉल्ड ए सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन जो है, सिग्नम फंक्शन fx की वैल्यू क्या होती है, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, क्या है, सिग्नम फंक्शन तो सिग्नम फंक्शन हो गया, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या है, सिग्नम फंक्शन है। तो इस कॉल्ड है सिग्नम फंक्शन। तो ध्यान दीजिए, फंक्शन कोई सा भी हो, ऐसा कोई सा भी फंक्शन जो r से r में हो, इस तरह से डिफाइंड हो कि fx इक्वल टू -1 हो फॉर x लेस देन 0 एंड fx इक्वल टू 0 हो फॉर x इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू क्या होगा, हो फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ऐसे फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात का, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, fx इक्वल टू क्या, fx इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं। इसी फंक्शन को जो इस तरह से डिफाइंड है, इसी बात को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ x अपॉन x। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यदि सोचिए मॉड ऑफ x अपॉन x करेंगे, मॉड ऑफ x अपॉन x यदि करेंगे तो यहाँ पर x कोई सा भी रियल नंबर, कोई सा भी नेगेटिव रियल नंबर रखेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, और पॉजिटिव अपॉन क्या, नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव आएगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल साइन डिफरेंट रहेगी तो -1 आएगा। तो जाहिर सी बात है किसके लिए है, दिस इज ओनली इफ व्हाट, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल नहीं होगा तब के लिए वैलिड होगा। तो यानी कि x लेस देन 0 के लिए -1 आ जाएगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ जाएगा। लेकिन इफ x इक्वल टू 0 तब फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0। तो ध्यान दीजिए सिग्नम फंक्शन क्या है, यही है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 होगी कब, व्हेन x इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, यदि मैं सिग्नम फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इक्वल टू r, डोमेन क्या होगा, r होगा, कोई सा भी नंबर रख लीजिए, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इक्वल टू क्या, -1 0 एंड 1। तो इसके रेंज में 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिग्नम फंक्शन शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जिसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा हाँ, सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है इसको हम बताना भूल गए। आइए देखते हैं इस ग्राफ क्या आता है। आप इसका ग्राफ खुद बना सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x डैश o x, y डैश o y। यहाँ पर -1 हो गया, -2 +1 +2 +3 +4
-1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 +2 +3। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जब हम कोई सा भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कोई सी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन 0 क्या वैल्यू आती है, -1। तो लेस देन 0 के लिए क्या होती है, -1। तो लेस देन 0 के लिए देखिए -1 का मतलब क्या है, ये लेस देन 0 के लिए। तो लेस देन 0 के लिए हम क्या ग्राफ देखिए, यहाँ पर एक नोट बना देंगे क्योंकि 0 पर क्या आता है, 0 आता है। 0 पर सिग्नम फंक्शन ग्राफ क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा 0 के लिए 0। तो यहाँ पर लेकिन 0 से छोटे के लिए क्या आता है, -1 आता है। तो -1 का ग्राफ क्या बनेगा, ये हो गया, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक, ये क्या हुआ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इतना हुआ। और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर 0 के लिए तो यहाँ पर होगा नहीं। तो 0 के लिए क्या, ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर मान लीजिए 1 है ये, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1। तो ये क्या हो गया, ग्राफ यही हो गया, सिग्नम फंक्शन ग्राफ यही बन गया। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 7th है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफेक्ट्स किस तरह से डिफाइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, f फ्रॉम r to r। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज डिफाइंड एज ए फंक्शन f फ्रॉम r to r। और इस तरह से क्या हो, fx इक्वल टू क्या आना चाहिए, बॉक्स ऑफ x, वेयर व्हाट इज x, व्हाट इज बॉक्स ऑफ x, क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। क्या है, दिस इज व्हाट, बॉक्स ऑफ वेयर बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू क्या, x। ध्यान रखिए, लेस देन आर इक्वल टू x। सोचिए यदि x क्या होगा, यदि x की वैल्यू -1 होगी तो बॉक्स ऑफ, यदि मान लीजिए x की वैल्यू क्या है, -1, बॉक्स ऑफ -1 क्या आएगा, बॉक्स ऑफ -1 वैल्यू -1 ही आएगी। यदि ये बॉक्स ऑफ -1.1 है, ध्यान दीजिए -1.1 नंबर लाइन पर यदि 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, -2 यहाँ होगा, तो -1.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, तो लेस देन आर इक्वल टू, यदि वह इंटीजर है तो उसकी इंटीजर वैल्यू ही रहेगी। लेकिन यदि इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके डिटेल में जाने के लिए हमने क्लास 12 का एक वीडियो बनाया है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप जो है क्लास 12 की उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया है। वो क्लास 12 की किस लेक्चर में है उसको मैं बता देता हूँ। चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में है, उसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिक्र भी किया है। वहाँ पर जो है, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या क्या मैंने उसमें बताया है। तो फर्स्ट लेक्चर में तो नहीं होगा लेकिन उसके बाद वाले लेक्चर में जान लीजिए, फर्स्ट 5 लेक्चर के अंदर ही है। फर्स्ट 5 लेक्चर जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 to 5 इन्हीं में से किसी एक पार्ट में है, तो आप उसको देख लीजिएगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का नाम चैप्टर 5 है, 1 to 5 पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। तो 1 से लेकर 5th पार्ट तक ही कहीं न कहीं मैंने बताया है इसको आप देख लीजिएगा। इसका ग्राफ मैंने बताया है वहाँ पर, तो उसको आप भी समझ लेंगे। तो शायद आज के इस वीडियो में जितना मैंने बताया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं और आप इसको दोहरा लीजिए। जो भी आपको डाउट्स हो आप फ़ोन करके 7706018426 पर बता सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।